हेलो एवरीबॉडी, मैं भारत धिंगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का छठा लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। कक्षा 10 की विज्ञान का ये पाठ है। इस पाठ में से आपको 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। और इस पाठ में सबसे पहले हम हमारी पुरानी जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनसे जुड़े। हमने कक्षा 8 में ही पढ़ लिया था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो कक्षा 10 के शुरू में भी पाठ के परिचय में आपको मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस लेसन में कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। देखिए, जो परिवर्तन होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। विश्व में जो भी परिवर्तन इस पृथ्वी पर हो रहे हैं, संसार में हो रहे हैं, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरे हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसे सभी परिवर्तन जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण किन्हें कहते हैं? आप अपने आंख, नाक, कान, जीभ की सहायता से जिन गुणों के बारे में पता लगा सकते हैं उनको भौतिक गुण कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ का रंग क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, उसका रंग कैसा है, वो रंगहीन है या नीला है, पीला है, काला है, साथ ही उसकी गंध कैसी है, वो तीक्ष्ण है या सूंघने पर हमें अच्छी लग रही है, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, ये सभी उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ऐसे सभी परिवर्तन जहां पदार्थ के किसी भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था में, रंग में या गंध में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसा जो परिवर्तन होता है इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे सभी के घर में लाइट्स है, पंखे हैं। जब लाइट या पंखे को आप चालू नहीं करते तो भी आप उसे लाइट या पंखा ही कहते हैं। जब आप स्विच ऑन कर देते हैं, पंखा चलने लगता है, लाइट चलने लगती है, इस कंडीशन में भी आप उसे लाइट और पंखा ही कहते हैं। और जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं, पंखा चलना बंद हो जाता है और लाइट वापस से बुझ जाती है। यानी देखने की बात यह है कि ये ऐसे परिवर्तन थे कि हमने लाइट जलाई या बुझाई, वो लाइट ही है, यानी कोई नई चीज नहीं कहलाई वो। दूसरी चीज, हमने परिवर्तन का कारण हटाया। हमने स्विच ऑन किया था तो लाइट चालू हो गई थी और स्विच को बंद किया तो लाइट फिर से बंद हो गई। हमने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, हमने स्विच ऑफ किया, पंखा फिर से रुक गया। इसका मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। पंखा पंखा है, लाइट लाइट है। दूसरी तरह से कहूं, परिवर्तन का कारण हटाया, स्विच ऑन किया था तो दोनों चालू हुए थे, स्विच ऑफ किया तो दोनों बंद हो गए। यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसका रंग, गंध आदि बदलते हैं। और ये परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं, जो परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः वैसी स्थिति में ही लौट आते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हम हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें, रसायन विज्ञान के अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए, आप और परिवर्तन जोड़ के देखें। एक बहुत सिंपल सा परिवर्तन जो है वो प्रकृति में हमें देखने को मिलता है, वो है जल का वाष्पीकरण। समुद्रों का जो जल होता है वो द्रव अवस्था में होता है और सूर्य की गर्मी से वो वाष्प में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है और वही वाष्प फिर संघनित होती है, ठंडी होती है और बादलों के रूप में बरसात के द्वारा फिर से समुद्र में आकर के जल मिल जाता है। तो इस परिवर्तन में देखिए, जल से वाष्प बना। आप इसको घर में भी जोड़ के देख सकते हैं। घर में हमारे पास पानी होता है, उस पानी को जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ में बदल जाता है। उसी बर्फ को जब निकाल करके आप बाहर रख देते हैं तो फिर से पानी बन जाता है। उस पानी को आप किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो उससे वाष्प बनती है और बर्तन पर किसी ढक्कन को लगा देते हैं, प्लेट को लगा देते हैं तो उससे टकराकर वो वाष्प फिर से पानी में बदल जाती है। तो इस तरह से इस पानी का बर्फ में बदलना और इस पानी का वाष्प में बदलना, ये अस्थायी परिवर्तन है। और इस अस्थायी परिवर्तन में पानी से बर्फ बनी यानी द्रव से ठोस बन गया, भौतिक अवस्था बदल गई। पानी से वाष्प बना यानी द्रव से गैस बन गई, यहां भी भौतिक अवस्था बदल गई। परिवर्तन के कारण को हटाया,
बर्फ को गर्म करने से पानी मिल रहा था, तो पानी को ठंडा करने से फिर बर्फ मिल गई है। पानी को गर्म करने से वाष्प मिल रही थी, तो वाष्प के ठंडे होने से फिर पानी मिल रही है, पानी मिल रहा है। यानी ये परिवर्तन अपने आप में अस्थायी है। परिवर्तन का कारण हटा, फिर से वही चीज मिली। और आपको बता दें, जो जल है, इस जल का सूत्र होता है, द्रव अवस्था में ये है, द्रव के लिए हम लिक्विड L से दिखाते हैं इसको। इसका सूत्र होता है रासायनिक H2O, यानी जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, सूत्र है H2O। तो बर्फ का सूत्र भी होता है H2O और वाष्प का सूत्र भी होता है H2O। यानी देखने की बात यह है कि जल, बर्फ और वाष्प, जल की ही तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस और गैस। ये तीनों भौतिक अवस्थाएं अलग है, लेकिन रासायनिक संगठन देखिए, तीनों का सूत्र समान है, यानी इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब एक और परिवर्तन पर हम बात करें, हम सभी के घरों में देखने को मिलता है कि रात को दूध से दही जमाया जाता है। हम स्थानीय भाषा में कहें तो दूध में चावल डाला जाता है और उससे दही बन जाता है। इस परिवर्तन पे आप ध्यान दें, दूध से एक बार जब दही बन जाता है तो क्या वापस दही से दूध बन जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी तरह से आप सोचें, आप किसी पदार्थ को जला दें और जलाने के बाद आप चाहें कि उसकी राख से उस पदार्थ को फिर से बनाया जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। गुणों पे भी हम बात करें, दूध स्वाद में मीठा होता है, दही स्वाद में खट्टा होता है, और दूध में मिठास का कारण है उसमें एक शर्करा पाई जाती है जो दूध को मीठा बनाती है। उस शर्करा को हम कहते हैं लैक्टोज। तो जब दूध में आप जावन डालते हैं, जावन क्या डालते हैं आप? कुछ बैक्टीरिया डालते हैं, कुछ जीवाणु डालते हैं, जिनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं? इस दूध को दही में बदल देते हैं। जब ये दूध दही में बदलता है तो उस दूध में उपस्थित लैक्टोज जो मीठी शर्करा है वो एक खट्टे अम्ल में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। कहने का मतलब ये है कि जब दूध से दही बनता है तो दूध की शर्करा एक अम्ल में बदल जाती है, यानी यहां इसका रासायनिक संगठन बदल जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि रासायनिक संगठन ही जब बदल गया है, एक नई चीज बन गई है दूध से दही, तो निश्चित रूप से भौतिक गुण भी बदल जाएंगे। यानी रासायनिक परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन से किस प्रकार से भिन्न है? इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाता है। जैसे दूध की लैक्टोज से दही का लैक्टिक अम्ल बन गया है। दूसरी तरह से ये परिवर्तन जो है इसमें रासायनिक संगठन बदला है, इसलिए यहाँ एक नया पदार्थ भी बना है। क्या यह दही से दूध वापस बनेगा? जी नहीं बनेगा। इसका मतलब प्राय इन परिवर्तनों की बात करें तो ये स्थायी परिवर्तन है। एक बार ये परिवर्तन हो गया तो परिवर्तन के कारण को हटा करके भी पुनः पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है 2 नंबर का कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या बता सकते हैं? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था, रंग, गंध, स्वाद आदि बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक संगठन भी बदल जाता है। नंबर 2 बात आप कह सकते हैं, भौतिक परिवर्तन जो प्राय अस्थायी होता है जबकि रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होता है। भौतिकी तो प्राय क्या हमेशा ही अस्थायी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के लिए हम कहें तो ये प्राय स्थायी होता है। यानी कुछ ऐसी स्थितियां भी है जहां परिवर्तन के कारण को हटाकर आप पहले वाली चीज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। नंबर 3, परिवर्तन का कारण हटा दें तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता
है। जैसे जल को गर्म करने से वाष्प बनी थी, उसी वाष्प को पुनः ठंडा करके आप जल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तन का कारण हटाने पर भी रासायनिक परिवर्तन में पुनः पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बन गया, आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले थे जावन के रूप में, लेकिन उसको हटाने पर भी पुनः दही से आपको दूध प्राप्त नहीं होगा। चौथी बात, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, क्योंकि कोई रासायनिक संगठन बदला ही नहीं था। मैंने कहा पंखा चालू करे तो पंखा है, बंद करो तो पंखा है, लाइट जलाओ तो भी लाइट ही है, लाइट बंद कर दो तो भी लाइट ही है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। कुछ उदाहरण लें आप, जैसे रसायन विज्ञान के हिसाब से लें तो नमक को पानी में घोल दीजिए, आप इस पानी को पुनः नमक से अलग कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि नमक का जल में विलयन बना लें और अगर इसका वाष्पीकरण करें, सिंपली हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो पानी है उसमें लवण होता है, फ्लोराइड होता है, नमक भी होता है। जब हम उसको सर्दियों के दिनों में बहुत गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पानी उड़ जाता है और बर्तन की जो दीवार है उसके चारों तरफ नमक रह जाता है। यानी वाष्पीकरण के द्वारा इस नमक को पानी से फिर से अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार से चीनी या शक्कर जो है, इसका जल में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है, यानी शक्कर को भी, चीनी को भी पानी से अलग किया जा सकता है। आपका लोहा है, उससे चुंबक बन जाती है, उसके चुंबकीय गुण फिर से समाप्त हो जाते हैं, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और आपको जैसा बताया कि बर्फ का जल में और जल का वाष्प में, वाष्प का पुनः जल में, जल का पुनः बर्फ में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में आप किसी भी पदार्थ का दहन कर दीजिए, उसे जला दीजिए, जब भी किसी पदार्थ को जलाएंगे तो जलाने के बाद उसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए रासायनिक परिवर्तन है, जलना या दहन। लोहे पर जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद जो है, जंग भूरी पपड़ी होती है लोहे पर जमी हुई एक, तो इस भूरी पपड़ी के रूप में लोहा लगातार झड़ता जाता है। इस जंग के रूप में झड़े हुए लोहे को आप पुनः जंग से नहीं बना सकते हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और बहुत सिंपल उदाहरण दिया जो घरों में देखने को मिलता है, दूध से दही का बनना। हमारे घर में कोई बनी हुई सब्जियां होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, कुछ समय के बाद सड़ी हुई सब्जियों को फिर से ताजा नहीं किया जा सकता। फल पक जाते हैं, पके हुए फल फिर से कच्चे नहीं होते हैं। तो ये सब परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह से हमने बात की भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की। अब इसी में हम आगे बढ़े, रासायनिक परिवर्तन है, इन्हीं को हम आगे लेके पढ़ेंगे। जो रासायनिक परिवर्तन होने का घटनाक्रम है उसे हम कह देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक परिवर्तन के घटनाक्रम को आपने क्या कहा है, रासायनिक परिवर्तन के घटनाक्रम में क्या होता है, किसी प्रारंभिक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बन जाता है। तो किसी एक पदार्थ से नए पदार्थ के बनने की इस घटना को आप रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उस अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ के सूत्रों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैं आपको कह रहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उसमें बनने वाले पदार्थों को जब अणुसूत्र या प्रतीक रूप में व्यक्त किया जाए तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का संक्षिप्त माध्यम है, छोटा तरीका है हमारा, जिसमें बड़ी बड़ी भाषाएं हमें नहीं लिखनी पड़ती और शॉर्ट में हम दिखा देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोयले को जब हम जलाते हैं तो कोयले में उपस्थित कार्बन वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम कोयले में उपस्थित उस कार्बन को व्यक्त करेंगे C से, वायुमंडल में उपस्थित उस ऑक्सीजन को व्यक्त करेंगे O2 से, और इन दोनों की क्रिया से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को व्यक्त करेंगे CO2 से। तो इस तरह से हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उससे बनने वाले पदार्थों को जो प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया, तो यही चीज हमारी कहलाती है रासायनिक समीकरण
तो ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है, इसको लिखने के क्या चरण हैं, अब हम इन पर बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण कि किस प्रकार आप इसको लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को लिखने के आपके चरण क्या है। सबसे पहले जाहिर बात है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन में कोई प्रारंभिक पदार्थ होगा जो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन प्रारंभिक पदार्थों को हम कहते हैं क्रियाकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन प्रारंभिक पदार्थों को आप नाम देते हैं क्रियाकारक, क्रिया करने वाले, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें कहते हैं अभिकारक, यानी अभिक्रिया करने वाले। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उन प्रारंभिक पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है। और इन क्रियाकारकों के क्रिया करने से, इनके अभिक्रिया करने से जो पदार्थ बनते हैं उनको हम नाम देते हैं उस क्रिया का फल, या दूसरे शब्दों में हम उसे कह देते हैं उत्पाद। यानी मैं ये कहूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्रियाफल या उत्पाद कहा जाता है। जब भी किसी रासायनिक समीकरण को आप लिखते हैं तो समीकरण के बाईं ओर आप क्रियाकारक या अभिकारक को लिखते हैं, समीकरण के दाईं ओर आप क्रियाफल या उत्पाद को लिखते हैं, और इन दोनों के बीच यानी क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर आप एक तीर का निशान लगाते हैं। तो ये तीर के निशान के बाईं ओर जो लिखा है वो आपके लिए क्रियाकारक होगा, दाईं ओर जो लिखा है वो आपके लिए उत्पाद होगा। अगर आपके क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक हैं तो आप उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे सपोज आपने कहा कि साहब कोयले में कार्बन है, हम उस कार्बन को जला रहे हैं, जलाने पर कोई भी चीज जलती है, जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन गैस। यानी जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो कार्बन भी ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आपको मालूम है प्रदूषक गैस बनाता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इस रासायनिक समीकरण को देखिए, इसके बाईं ओर क्रियाकारक है, इसके दाईं ओर उत्पाद है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपके लिए क्रियाकारक है। क्योंकि वो एक से अधिक है इसलिए आपने इनके बीच में क्या किया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। उत्पाद आपका एक ही है, कोई प्लस का चिन्ह उत्पाद पक्ष में लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए ये एक अभिक्रिया है जिसमें ये कोई पदार्थ है NaOH जो किसी दूसरे पदार्थ HCl से क्रिया करता है। कक्षा 8 में हम पढ़ लेते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं जो एक क्षार है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, अम्ल है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं। और लवण NaCl जिसको आप नमक कहते हैं, और साथ में जल पानी H2O बनाते हैं। तो यहाँ क्या है, ये NaOH और HCl बाईं ओर लिखे हैं तो ये क्रियाकारक हुए, और NaCl और H2O दाईं ओर लिखे हैं तो ये आपके लिए क्या हो गए हैं, उत्पाद हो गए। तो पहले दो चरण क्या कहते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय क्रियाकारक या अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, क्रियाफल या उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। अगर क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस के चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब तीसरी बात में आपको कहता है कि जब भी आप किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। जब भी किसी अभिक्रिया को आप लिखते हैं तो अभिक्रिया एक नियम का पालन करती है, उस नियम को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। ये नियम क्या कहता है
ये नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उसमें बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। उसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ये आपको कहता है कि यहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये आपको कह रहा है। इस बारे में हम बात करें। कैसे, देखिए, जैसे यही अभिक्रिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक, ये भी 9th में आ गया था, 6 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो इसके परमाणु क्रमांक की लगभग 2 गुनी यानी 12 होती है। तो कार्बन का परमाणु भार है 12 है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसकी द्रव्यमान संख्या इसके परमाणु क्रमांक की 2 गुनी 16 है। तो एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, 9th में पढ़ा था, तो 2 का हो जाएगा 32। इस तरह से इस 12 और 32 को आप जोड़ते हैं तो आपके क्रियाकारकों का, आपके अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो जाता है 44। जबकि दाईं ओर फिर कार्बन है 12, 2 ऑक्सीजन है 32 और 12 और 32 44। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आइए एक और अभिक्रिया को हम देख के समझने की कोशिश करें। नाइट्रोजन एक गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये एक अन्य गैस हाइड्रोजन, जिसको हम H2 से व्यक्त करते हैं, से क्रिया करती है और ये दोनों आपस में क्रिया करके एक तीसरी गैस बनाती है जिसको हम कहते हैं NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से तीसरी गैस बन रही है अमोनिया। तो होता क्या है, देखिए, जो अमोनिया यहां बनी है, हम देखते हैं क्या उसका द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के द्रव्यमान के बराबर है। तो हमें मालूम है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, 2 नाइट्रोजन 7 आ गई, तो 7 और 7 14 हो गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दीजिए, 14। तो 1 का 14 है तो 2 का 14 गुना 28। इसी तरह हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान यानी 1 होती है। 1 की 1 तो 2 की 2, तो 28 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 30, यानी आपके क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 30 है। जबकि दाईं ओर देखिए, फिर नाइट्रोजन का एक परमाणु इसी की तरह, तो उसका परमाणु भार 14 1 का। हाइड्रोजन के 1 का 1 था, 2 का 2 लिया तो 3 का 3, 14 और 3 17। आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर जब अमोनिया बना रहे हैं, तो इस समीकरण को देखने से ऐसा लग रहा है कि उनका द्रव्यमान क्रियाकारकों का जो 30 था, उत्पाद बनते ही वो 17 रह गया, यानी इस अभिक्रिया में द्रव्यमान की क्षति हो गई। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, यानी क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए अब इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। तीसरे चरण में हमने प्रतीक लिख दिए, प्लस के चिन्ह लगा दिए, अब संतुलित करते हैं। यानी संतुलित इस प्रकार से करते हैं कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब है, ये तभी हो पाएगा जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान हो। जैसे यहां नाइट्रोजन तत्व के 2 परमाणु हैं और यहां केवल आपको एक ही नजर आ रहा है, तो आप इससे पहले 2 लगा दीजिए। 2 आपने लगाया, 2 आपके लगाते ही क्या होगा, अब नाइट्रोजन की संख्या यहां 2 हो गई। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए
क्रियाकारक या उत्पाद के सूत्र से पहले ये जो अंक आप लगाते हैं इन्हें विज्ञान की भाषा में रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। तो आपने यहां 2 रखा। इस गुणांक से क्या होता है, पूरा सूत्र गुणा होता है। इससे केवल नाइट्रोजन गुणा नहीं हुआ है, इससे हाइड्रोजन भी गुणा होगा। हाँ, किसी के सूत्र में पीछे जो लगा हुआ है उससे वो परमाणु ही गुणा होगा, लेकिन पहले जो लगा है उससे उस सूत्र के समस्त परमाणुओं को गुणा करना होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए हैं। और आपके बाएं पक्ष में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाएंगे, अनुमान विधि अपनाएंगे और अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस तरह से अब आप इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ भी 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 3 6, यहाँ भी 3 दूनी 6। अब आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम से चेक कीजिए क्या द्रव्यमान समान है। नाइट्रोजन के एक परमाणु का 2 था तो 2 का 14 दूनी 28 हो गया। हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 था तो यहाँ 3 दूनी 6 है, तो 6 गुणा 1 6 हो गया और इस 28 और 6 का टोटल हो गया 34। और इधर देखिए नाइट्रोजन के एक परमाणु का 14, हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं का 3 एकम 3, 14 और 3 को जोड़िए, एक अमोनिया का आ गया, यहाँ कितने हैं 2, तो 2 को 14 और 3 के योग 17 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 17 गुना 34। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में द्रव्यमान क्या हो गया, आपका समान हो गया है, एक जैसा हो गया है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो तीसरा चरण ये कहता है कि रासायनिक अब समीकरण के अंदर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए, अतः वह संतुलित अवस्था में होना चाहिए, अर्थात क्रियाकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जो है वो समान होनी चाहिए किसी भी तत्व के। इसे संतुलित कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर कोई अभिक्रिया है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी तत्व है तो पहले उसे संतुलित कीजिए। मैंने पहले नाइट्रोजन को संतुलित कर दिया था। अब नाइट्रोजन जब संतुलित हो जाए तो उसके बाद आप नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को कर लिया, अन्य कोई तत्व होता तो उसे संतुलित कर लेते और उसके बाद आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए और अंत में फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। हम और इसका उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन होता है C3H8, इसके नाम पे अभी नहीं जाते हैं, हम प्रोपेन कहते हैं। हम 8वां पार्ट पढ़ेंगे कार्बन व इसके यौगिक, तब मैं इसका नामकरण आपको सिखाऊंगा। तो ये प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन जो आपके पेट्रोल है, डीजल है, जिनको आप ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो जब वो जलते हैं, उनका दहन होता है, तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उस वक्त उनमें उपस्थित ये कार्बन तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और हाइड्रोजन का नाम ही हाइड्रो इसलिए क्योंकि यह हाइड्रो को, पानी को जन्म देता है। तो हाइड्रो को या पानी को जन्म देता है, यानी इसको ऑक्सीजन मिले तो ये तुरंत उससे क्रिया करके पानी बना लेता है। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। तो अब आप देखें थोड़ा सा, CO2 और वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गए हैं, संतुलित करेंगे आप। आपको मैंने कहा कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मत देखिए, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा परमाणु कौन से तत्व का है, कार्बन का। पहले इसे संतुलित कीजिए। बाईं ओर कार्बन 1 है, दाईं ओर कार्बन बाईं ओर कार्बन 3 है और दाईं ओर 1 है, तो इधर 3 है तो यहां भी क्या लिखिए आप 3। कार्बन संतुलित हो गई। अब आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणुओं को संतुलित कर लिया, तब आप हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन यहां 8 और यहां 2, तो इससे पहले क्या लगाएंगे 4। भाई 2 को कितने से गुना किया जाए कि वो 8 हो जाए, तो आपने 4 लगाया, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। अब आप किसे संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। देखिए ऑक्सीजन यहां कितने हैं 2 क्रियाकारक की तरह, और इधर देखिए 3 दूनी 6, 6 और 4 10, उधर 10 ऑक्सीजन है, तो 2 को कितने से गुना करें कि 10 हो जाए, 5 से।
तो 5 दूनी 10। इस तरह से आप रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित। तो आपने रासायनिक समीकरण लिखा, बाईं ओर क्रियाकारक थे, दाईं ओर उत्पाद। क्रियाकारक या उत्पाद एक से अधिक थे तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। फिर अभिक्रिया को संतुलित रूप में लिखा ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या हो, पालन हो। अब आगे देखिए चौथा चरण क्या है आपका अभिक्रिया को लिखने का। जब आपने अभिक्रिया को संतुलित रूप में लिख दिया है तो अब आपका कार्य है कि उस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं हमें उन क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था का भी पता चल जाए। उन क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था का भी हमें क्या हो, पता चल जाए। जैसे नाइट्रोजन एक गैस है तो अगर अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्रियाकारक गैस है तो G से, द्रव है तो L से, लिक्विड, और अगर वो ठोस है तो सॉलिड S से व्यक्त करते हैं। तो नाइट्रोजन एक गैस है। इसके कोष्टक में आप G लिख दीजिए। जब तक आपने G नहीं लिखा तब तक ये लग रहा था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, लेकिन इस तरह से लिखने पे पता चल रहा है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बना रही है। जब इसे संतुलित कर दिया तो पता चल गया कि नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणुओं से क्रिया करके अमोनिया गैस के 2 अणु या 2 मोल बना रहा है। तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है गैसीय अवस्था में। तो क्रियाकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए ठोस का S, द्रव का L और गैस का G लगाते हैं कोष्टक में। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए निश्चित परिस्थितियां होती हैं। कोई अभिक्रिया कम ताप पर होती है, कोई ज्यादा ताप पर होती है, कोई कम दाब पर होती है, कोई अधिक दाब पर होती है। किसी अभिक्रिया के लिए किसी ना किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है तो कोई बिना उत्प्रेरक की हो जाती है। इन्हें आप कहते हैं अभिक्रिया की परिस्थितियां। तो रासायनिक समीकरण को लिखते वक्त अभिक्रिया की इन परिस्थितियों को तीर के निशान पर व्यक्त किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में क्रिया करने के लिए आवश्यक है कि इस अभिक्रिया के लिए ताप तो कम हो और दाब उच्च हो। तो निम्न ताप और उच्च दाब ये इस अभिक्रिया की परिस्थिति है। और यह अभिक्रिया कब तेजी से होती है, जब यहाँ पर आप उत्प्रेरक काम में ले तो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ लोहे का चूर्ण जो है वो काम में लिया जाता है। हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। नाइट्रोजन गैस क्रिया करती है हाइड्रोजन गैस से और ये रिएक्शन अगर आप ताप ही जानना चाहें तो करीब करीब जो है 473 केल्विन ताप और 500 एटीएम ताप पर यह अभिक्रिया होती है और लोहा जो है यहाँ पर वो उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है जिससे अमोनिया बनती है। तो इस प्रकार उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई। तो तीर के निशान पे लिखने से पूरी जानकारी मिली कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से इतने ताप और इतने दाब पर इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके अमोनिया उत्पाद बनाती है। हमने आपको एक चीज बताई, एक बात बताई कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है वो प्राय अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात स्थायी होता है, एक दिशा में ही होता है। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अर्थात जिनमें क्रियाकारकों से उत्पाद तो बनता ही है, उत्पाद से पुनः क्रियाकारक को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी विक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और अगर आपकी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उसे तीर के दोहरे निशान से दर्शाते हैं। तो देखिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का बनना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए इसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, तीर का दोहरा निशान। इस तरह से ऊपर वाला निशान क्रियाकारक से उत्पाद की ओर आधे तीर का कटा हुआ निशान है और नीचे वाला एक और तीर का निशान आधा कटा हुआ उत्पाद से क्रियाकारक की ओर लिखा जाता है। तो ऊपर वाला तीर आपको बता रहा है, दोहरा तीर है, ऊपर वाला बता रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बनते हैं और नीचे वाला बता रहा है कि अमोनिया वापस टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है।
इस प्रकार से आपको ये पता चल रहा है कि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलती है। क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक बनते हैं। अब देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें क्रियाकारकों के अभिक्रिया करने से ऊष्मा मुक्त होती है। 8वीं में पढ़ा था, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहां क्रियाकारकों के अभिक्रिया करने से ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी क्रियाकारक सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते, उच्च ताप चाहिए, उस वक्त वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। उन्हें ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सोखने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इन दोनों की क्रिया से अमोनिया तो बनता ही है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उत्पाद पक्ष में आप क्या करते हैं, ऊष्मा लिखते हैं। तो उत्पाद वाले पक्ष में, दाएं पक्ष में प्लस के साथ अगर ऊष्मा लिखी गई है तो ये बता रहा है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और गणित में आप पढ़ते हैं समीकरण में कि अगर किसी चीज को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाएं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उत्पाद में दाईं और प्लस के साइन के साथ अगर उसको इधर ले आए तो माइनस के साथ होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों क्रिया कर रहे हैं तो ये माइनस हो गई, ये निकल गई। और अभी भी यही मतलब है कि इन दोनों की क्रिया से इसके साथ ये भी बन रही है, यानी ये निकल रही है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए दाएं पक्ष में उत्पाद के साथ ऊष्मा को प्लस के चिन्ह के साथ लिखते हैं। और अगर यही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो जाती तो आप क्या करते, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते, जैसे नौसादर है NH4Cl, इसको पानी में घोला जाता है तो ये टूटता है अमोनिया और HCl में। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे, इसको पानी में घोलेंगे, आपका पानी ठंडा हो जाएगा, उसका ताप कम हो जाएगा क्योंकि उसकी ऊष्मा को ये सोख लेगा। तो उस वक्त उत्पाद के साथ इस ऊष्मा को माइनस के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यही ऊष्मा इधर आई तो इसका मतलब है नौसादर को अगर ऊष्मा प्लस हुई, इसको मिली, तो ये बने, यानी ऊष्मा इसने सोखी है। तो कुल मिलाकर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में उत्पाद के पक्ष में ऊष्मा को प्लस चिन्ह से और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्पाद के पक्ष में ऊष्मा को माइनस चिन्ह से लिखा जाता है। इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के हमारे चरण हुए। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या थी, ये आपने समझी। रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या थी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद की जानकारी दे रही है कि कौन क्रियाकारक है, कौन उत्पाद है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, भाई उसमें क्या ताप है, क्या दाब है, कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है, उसकी जानकारी भी ये आपको दे रही है। तो ये रासायनिक समीकरण के द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं कि क्रियाकारक कौन है, उत्पाद क्या है, अभिक्रियाओं की परिस्थिति क्या है, क्रियाकारक और उत्पाद की अवस्थाएं क्या हैं, कोष्टक में लिखी हुई ये चीज बता रही है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, ये समस्त जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, इसकी कमियां हैं कि दो बातों के बारे में आपको पता नहीं देती है, जानकारी नहीं देती है। या ये तो पता चल रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि नाइट्रोजन का कितना भाग हाइड्रोजन के कितने भाग से क्रिया करके अमोनिया बना रहा है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते। जैसे किसी क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, टीचर ने कोई चीज पढ़ाई है, क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो सभी बच्चों को वो चीज एक जैसी समझ में नहीं आती। उसमें से 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टीचर की बात को समझ लेते हैं, लेकिन शेष नहीं समझ पाते। तो रिजल्ट कौन देंगे? जिनको समझ में आया, जो सक्रिय थे। तो क्लास में से वो 40 बच्चे जिनको बात समझ में आई, वो उस क्लास के सक्रिय बच्चे हो गए। तो ऐसे क्रियाकारक के समस्त भार में से उसका वो भार जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको उसका सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्रियाकारकों की सांद्रता का पता नहीं चलता कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितने अणु यहाँ सक्रिय हैं,
जो आपस में मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता की जानकारी नहीं देता। ये तो पता चल रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन रहा है, लेकिन इसको देख के ये नहीं बता सकते कि क्या यह अभिक्रिया हो चुकी है, कि क्या यहाँ अमोनिया पूरा बन चुका है या बन ही रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना भी रासायनिक समीकरण नहीं देता। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण की दो कमियां रही। एक, इसने क्रियाकारकों या उत्पाद की सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान की जानकारी नहीं दी, और दूसरा, इसने आपको ये नहीं बताया कि रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं। ये दो इसकी कमियां हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, उनके अंतर, रासायनिक समीकरण क्या है, उसको किस प्रकार लिखा जाता है, क्या उसके लिखने के चरण हैं, और क्या रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं और क्या रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, इस बारे में आपसे बात की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप घर पर अपनी पुस्तक से इसे एक बार फिर पढ़िए, और इसके बाद किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 988750643669 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। एक बार फिर अब दोबारा आपसे कल मिलूंगा अपनी नई टॉपिक को लेके। इसी लेसन का रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक में हम अपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। तो उसमें मैं आपको योगात्मक अभिक्रियाएं, मैं आपको वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रिया, 4 अभिक्रियाओं के बारे में अपनी दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए, और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर मुझसे संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।